31 अध्याय 31 जबरदस्ती। उत्तरी क्षेत्र से युद्ध की रिपोर्ट देर रात आत्मालोक में पहुंची। हुनकियान स्वयं रिपोर्ट वाली पर्ची लेकर आए और हुनफैंग के शयनकक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। महल के द्वार कसकर बंद थे और अंदर कोई रोशनी नहीं थी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने चतुराई से पर्ची ड्यूटी पर तैनात रक्षक को सौंप दी और पूर्वी प्रांगण की परिधि में गश्त लगाने के लिए मुड़ गए। महल के अंदर ठंडे जैद रंग के पलंग की हल्की रहस्यमयी नीली रोशनी अंधेरे में खामोशी से बह रही थी। याओ याओ हुनफैंग की बाहों में करवट बदलकर पलंग के पास रखी मेज पर रखे अंगूरों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां थली के किनारे से छू गईं, जिससे हल्की सी कुरकुरी आवाज आए। उसने एक अंगूर मुंह में डाला, उसका गाल थोड़ा फूल गया और उसने स्पष्ट स्वर में उत्तरी क्षेत्र की स्थिति के बारे में पूछा। सहयोगी सेनाएं पीछे हट गई हैं। गुदाओं ने पीछे से मोर्चा संभाला। हुनकिंगर के हमले में गुकिंगान का दाहिना हाथ ठंड से जम गया। लेईयंग ने अपने 30% सैनिक खो दिए और हुनयू के हमले में यानजिन का किनारा अस्त व्यस्त हो गया। मौनद्वार नहीं खोला गया और शियाओयान जीवित लौट आए। हुनफैंग पलंग के सिरहाने से टिके हुए थे। एक हाथ उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर था, जिसे वे लयबद्ध तरीके से सहला रहे थे। उनका स्वर इतना सपाट था मानो वे किसी खरीद सूची को पढ़ रहे हों। तुमने उसे फिर जाने दिया। याओ याओ ने अंगूर का बीज थाली में थूक दिया। उसके आड़ू के फूल जैसी आंखें आधी बंद थीं। उसके लहजे में पछतावा नहीं था, बस शरारत थी। युवा स्वामी, आपने उस निकम्मे पर कितनी बार दया दिखाई है। यहाँ तक कि उस बूढ़े गुयुआन में भी आपके जितनी इज्जत नहीं है। ये गुयुआन की इज्जत बचाने के लिए नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि मैंने काइलिन से वादा किया था कि मैं उसे नहीं मारूंगा। हुनफैंग ने उसकी गर्दन को हल्के से चुटकी काटी, बस इतना कि वह सिकुड़ गई। सो जाओ, हमें कल पूर्वी आंगन जाना है। शियाओ शियाओ ने कल एक और चित्र बनाया था और मुझे दिखाने का वादा किया था। याओ याओ ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह बस करवट बदलकर उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया और धीमी सी गुनगुनाहट निकाली। उसकी टखने पर बंधी चांदी की घंटी 2 बार धीरे से बजी और फिर रात के सन्नाटे में खो गई। अगली सुबह जब याओ याओ उठी तो हुनफैंग साधना करने जा चुका था। वह ठंडे लोहे के पलंग पर अकेली लेटी रही, महल की छत को काफी देर तक देखती रही, फिर उठी। नंगे पैर ठंडे आत्मा को भेदने वाले लोहे के फर्श पर कदम रखा, झुककर पिछली रात बिखरे हुए वस्त्र उठाए और एक एक करके पहन लिए। वह हमेशा की तरह अपने सैंडल की झंझनाहट के साथ हुनफैंग के पीछे नहीं गई। इसके बजाय वह पलंग के किनारे पर तन में बैठी रही। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी कलाई पर बंधी चांदी की घंटी को घुमा रही थीं। पिछली रात हुनफैंग के सो जाने के बाद वह एक बार जाग गई थी। महल की छत पर बने आत्मा क्रिस्टल के रोशनदान से चांदनी छनकर आ रही थी, जिससे उसका चेहरा रोशन हो रहा था। नींद में भी उसकी बाहों की सिलटें पूरी तरह से नहीं खुली थीं। उसने उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी बाहों को छुईं, उसने तुरंत अपनी उंगलियां वापस खींच लीं। वह बहुत थका हुआ था। उत्तरी क्षेत्र में सेना जुटाना, आत्मालोक में रक्षा व्यवस्था करना, प्राचीन कबीले में गुप्त संपर्क, नाग जनजाति के लिए रसद, हर एक बात उसके दिमाग में चल रही थी। और उसका सबसे थका हुआ हिस्सा कभी भी ये बातें नहीं थीं। याओ याओ खड़ी हुई और हथियार रखने वाले रैक की ओर चलकर हड्डी का कोड़ा उठाया। उसने कोड़े पर चमकते हरे धब्बों को देखा और अचानक मन ही मन बुदबुदाई, तुम्हें खलनायक की भूमिका निभाने में सहजता नहीं हो रही है, इसलिए मैं ही निभाऊंगी। पूर्वी आंगन, बांस का पर्दा आधा लुढ़का हुआ था और सुबह की रोशनी दरारों से छनकर आ रही थी, जिससे पत्थर की मेज पर रखी शहद के केक से भरी नई प्लेट पर हल्की सुनहरी चमक की एक पतली परत चढ़ रही थी। शियाओ शियाओ गहरे पत्तों वाले ओसमंथस के पेड़ के नीचे बैठी थी। एक छोटे से फावड़े से 2 आत्मा भक्षक चींटियों के लिए नया घोंसला बना रही थी और एक बेमिल बाल कविता गुनगुना रही थी। मेडुसा खिड़की के पास नर्म सोफे से टेक लगाकर बैठी थी और आत्माओं के हॉल के बाह्य मामलों के विभाग द्वारा भेजे गए सामानों की सूची को घुमा रही थी। 300 और 80 निर्माण की गोलियां, 1000 और ठंड प्रतिरोधी कपड़े के थान। सूची के अंत में अभी भी वही छोटी लाल अक्षरों वाली पंक्ति थी, युवा स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित, सीधे नाग जनजाति को वितरित। बांस के पर्दे के बाहर से अचानक चांदी की घंटी की हल्की सी आवाज आए। मेडुसा की बैंगनी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथ में पकड़ी सूची को छोटी मेज पर रख दिया और उसी उदासीन स्वर में बोली, अंदर आ जाओ। याओ याओ ने बांस का पर्दा उठाया और अंदर चली गई। आज उसने अपने गहरे रंग के मार्शल लिबास नहीं पहने थे। वह अभी भी वही काली पोशाक पहने थी जो उसने कल रात पहनी थी। सोते हुए महल के ठंडे जैद रंग के बिस्तर की ठंडक अभी भी उसके ऊंचे चीरे वाले किनारे पर महसूस हो रही थी। उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखों में अभी भी वही प्यारी मुस्कान थी, लेकिन मेडुसा इतने वर्षों से जी रही थी कि वह एक नज़र में ही समझ गई कि याओ याओ आज अलग है। आंगन में प्रवेश करने के बाद वह हमेशा की तरह शियाओ शियाओ को छेड़ने नहीं गई। इसके बजाय वह सीधे पत्थर की मेज के पास गई, वहीं खड़ी हो गई और सीधे उसकी ओर देखने लगी। बहन काइलिन, मुझे आपसे कुछ कहना है। याओ याओ का स्वर बहुत शांत था, लेकिन मेडुसा उस शांति के पीछे छिपी गंभीरता को समझ गई। उसने आंगन में मग्न होकर खेल रही शियाओ शियाओ की ओर सिर झुकाया और अपनी उंगली से छोटी मेज पर हल्के से थपथपाया। एक धुंधली नौ रंगों की रोशनी की बाधा ने आंगन को कमरे से अलग कर रखा था। शियाओ शियाओ सुन नहीं पाए। बोलो। मेडुसा ने चाय का कप फिर से उठाया। उसकी बैंगनी आंखें याओ याओ को उदासीनता से देख रही थीं। याओ याओ ने सीधे मुद्दे पर बात की। वह मेडुसा के सामने बेत की कुर्सी पर बैठ गई। उसकी उंगलियां हड्डी के कोड़े पर टिकी थीं और उसके मुंह से निकला पहला वाक्य सुनते ही चाय का प्याला पकड़े मेडुसा के हाथ की उंगलियां। बहन काइलिन, युवा स्वामी ने आपसे वादा किया था कि वे शियाओयान को नहीं मारेंगे और उन्होंने ऐसा कर दिया। उत्तरी क्षेत्र में हुए इस युद्ध में शियाओयान के पीछे हटे हुए रास्ते पर सोल युआनतियान का गेट ऑफ डेड साइलेंस लगा दिया गया था। वरिष्ठ हुनकिंगर के आए सोल डोउची ने उन्हें एक पूरी अगरबत्ती के लिए सील कर दिया था और हुनयू का हत्या का आदेश युद्ध के पहले दिन से ही तैयार था। इन तीनों में से कोई भी घातक चाल नाकाम हो सकती थी और शियाओयान कभी भी प्राचीन कुल में वापस नहीं लौट पाता। लेकिन युवा स्वामी ने उन सभी को नाकाम कर दिया। ये गुयुआन की प्रतिष्ठा के लिए नहीं था, न ही स्काई मैंशन अलायंस की स्थिति के कारण ये सब आपकी वजह से हुआ। मेडुसा कुछ नहीं बोली। उसने चाय का प्याला नीचे रख दिया। उसकी बैंगनी आंखों की ठंडक न तो बढ़ी और न ही घटी, मानो कोई झील हो जिसमें कभी लहरें न उठें। याओ याओ ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और बोलना जारी रखा। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, फिर भी हर शब्द ऐसा लग रहा था मानो उसने उसे अपने मन में कई बार दोहराया हो। युवा स्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी दूसरों को अपने बारे में कुछ नहीं बताते। जब तक उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या किया है, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि दूसरे उसकी सराहना करें या नहीं। लेकिन मैं 20 साल से उनके साथ हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो वे नहीं कह सकते, इसलिए मुझे उनके लिए कहनी पड़ती हैं। वह रुकी। उसकी गुलाबी आंखों की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी गंभीरता आ गई जो मेडुसा ने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। वह तुम्हारे साथ यूं ही अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में नाग जनजाति के लिए आपूर्ति की हर खेप को उन्होंने स्वयं अनुमोदित किया था और उन्होंने हॉल ऑफ सोल्स के बाह्य मामलों के विभाग की अनुमोदन प्रक्रिया को शुरू से अंत तक स्वयं संभाला था। शियाओ शियाओ उन्हें पिताजी कहती है। वह हर दिन भोर से पहले साधना करने जाते हैं, साधना समाप्त होने के बाद उसके साथ समय बिताते हैं और फिर आधी रात तक युद्ध रिपोर्टों को अनुमोदित करने के लिए लौट आते हैं। ये बातें सिर्फ 1-2 दिन से नहीं हो रही हैं, जब से तुम यहाँ हो ये हर दिन ऐसे ही चल रही हैं। तुम असल में क्या कहना चाह रही हो? मेडुसा ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ अभी भी उसी ठंडे कठोर लहजे में थी, लेकिन अंत में लगभग न के बराबर कंपन हुई। मैं कहना चाहती हूँ, उसे जवाब दो। याओ याओ की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहन काइलिन, आपकी बेटी उन्हें बहुत समय से अपना पिता मानती है। आप इसे कब तक खींचती रहेंगी? क्या आपके दिल में अब भी शियाओ यान है? क्या आप अब भी छोटे मालिक की भावनाओं को नहीं समझती? मेडुसा ने अचानक अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी बैंगनी आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक उठा, लेकिन याओ याओ पीछे नहीं हटी। उसने बिना किसी झिझक के अपनी गुलाबी आंखों से सीधे उसकी निगाहों का सामना किया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूँ, मैं बस उससे पूछ रही हूँ, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? क्या तुम शियाओ यान के स्काईमेंशन एलायंस को फिर से बनाने का इंतजार कर रही हो? क्या तुम उसके सोल क्लैन पर हमला करने का इंतजार कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि यह नामुमकिन है। सोल क्लैन की मौजूदा ताकत के साथ स्काईमेंशन एलायंस और एंशिएंट क्लैन की जीत जरूरी नहीं है। तुम इंतजार कर सकती हो और शियाओ शियाओ भी इंतजार कर सकती है, लेकिन यंग मास्टर का सब्र हमेशा के लिए नहीं टिकेगा। ये कहकर याओ याओ खड़ी हो गई, हड्डी के कोड़े को अपनी कलाई पर लपेटा और आंगन से बाहर जाने लगी। पत्थर की मेज के पास से गुजरते हुए वह एक पल के लिए रुकी, अपना सिर झुकाकर मेडुसा को हल्की सी मुस्कान दी और फुसफुसाते हुए कहा कि शियाओ शियाओ की चोटी टेढ़ी है। बांस का पर्दा उसके पीछे धीरे से बंद हो गया। मेडुसा खिड़की के पास अकेली बैठी थी, उसके हाथ में चाय काफी देर पहले ही ठंडी हो चुकी थी। खिड़की के बाहर काले पत्तों वाले ओसमंथस के पत्ते अभी भी चुपचाप गिर रहे थे, पत्थर की मेज पर शहद के केक की बिना छुई प्लेट के पास। उसने चाय का प्याला छोटी मेज पर रखा और पाया कि उसकी उंगलियां कहीं मुट्ठी बन गई थी। उसकी उंगलियों के जोड़ हल्के सफेद दिख रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ खोला, अपनी हथेली पर नाखूनों के हल्के लाल निशानों को देखा और अचानक याओ याओ का आखिरी वाक्य याद आया, वह किसका इंतजार कर रहा है। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि जवाब क्या है। जवाब था आंगन में उस काले पत्तों वाले ओसमंथस के पेड़ के नीचे बैठकर एक छोटे से फावड़े से 2 आत्मा खाने वाली चींटियों के लिए नया घोंसला बनाना और अपने पिताजी द्वारा सिखाई गई छोटी कविता गुनगुनाना। जवाब उस पत्थर की मेज पर रखी शहद से लदी केक की थाली में था, जिसे हर दिन फिर से भरा जाता था। उस ठंड रोधी कपड़े में था, जिसमें उसके कबीले के लोग इस सर्दी में जम नहीं पाते। उस शब्द पापा में था, जिसे उसकी बेटी नींद में उस शून्य राक्षस के बच्चे की गुड़िया को गले लगाते हुए पुकारती थी। जवाब उसके दिल में था। बर्फ की वह परत इतनी पतली हो चुकी थी कि उसमें से रोशनी गुजर सकती थी। दोपहर में हुनफैंग साधना कक्ष से बाहर आया और हमेशा की तरह शियाओ शियाओ से मिलने पूर्वी आंगन में गया। जब उसने आंगन का द्वार खोला तो देखा कि मेडुसा पत्थर की मेज पर बैठी शियाओ शियाओ के बाल संवार रही थी। दोपहर की धूप में उसकी मैच सफेद पोशाक एक कोमल चंद्रमा जैसे सफेद आभा से चमक रही थी और सोने के कमरबंद पर बने हीरे के पैटर्न उसके हिलने डुलने के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। जब उसने अपने बालों को समेटने के लिए हाथ उठाया, पापा, शियाओ शियाओ ने अपने हाथ से ताज़ा तोड़ा हुआ घोस्ट बेल ऑर्किड लिया, उसे मेडुसा के सामने उठाया और हिलाया। देखो मम्मी, पापा ने जो फूल तोड़ा है, ये तो कल वाले से भी बड़ा है। मैं इसे गुलदस्ते में लगाकर मम्मी के बिस्तर के पास रखना चाहती हूँ। मेडुसा ने फूल उठाया और उसे सूंघने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। असल में भूत घंटी ऑर्किड में कोई सुगंध नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसे सूंघा। फिर उसने अपना सिर उठाया और हुनफैंग की ओर देखा। वह नज़र हमेशा की तरह अलग थी। न तो वह पहले जैसी उदासीनता थी, न ही पहले जैसी सतर्क निगाह। वह एक शांत गंभीर निगाह थी, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हो जिसे वह लंबे समय से जानती हो, लेकिन आज ही उसे स्पष्ट रूप से देखा हो। हुनफैंग उसकी इस नज़र से थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसके होंठों के कोने पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान आ गई और वह उसे चिढ़ाने के लिए कुछ कहने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मेडुसा ने पहले ही बोल दिया, आज रात याओ याओ को शियाओ शियाओ को मैडम के घर खाना खिलाने के लिए भेज दो। वह खड़ी हुई, मेज पर रखे फूलदान में घोस्ट बेल ऑर्किड को रखा और अपनी बैंगनी आंखों को नीचे झुका लिया, मानो खुद से बात कर रही हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हुनफैंग चौंक गया, फिर उसकी मुस्कान उसके होंठों से लेकर आंखों तक फैल गई और उसके होंठों की गोलाई को रोकना नामुमकिन हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। जब वह आंगन का दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा तो उसके कदम सामान्य से कहीं ज्यादा हल्के थे, लेकिन उसने देखा नहीं। जैसे ही बांस का पर्दा गिरा, शियाओ शियाओ पत्थर के स्टूल से कूदी, मेडुसा के पास दौड़ी, उसकी स्कर्ट खींची और एक वाक्य कहा, माँ, तुमने अभी पापा को जिस तरह से देखा वह पहले से अलग था। मेडुसा की उंगलियां रुक गईं और उसने उस छोटी बच्ची की ओर देखा जो कुछ नहीं समझती थी फिर भी सब कुछ जानती प्रतीत होती थी। शियाओ शियाओ के चेहरे पर मुस्कान इतनी प्यारी थी कि वह मीठी लग रही थी। उसने अपना छोटा सा चेहरा झुकाया और बोली, पहले तुम पापा को वैसे देखती थी जैसे दादा हुनकियान को देखती थी, जो हमेशा चिट्ठियां देने आते थे। अब तुम उन्हें देखती हो जैसा याओ याओ ने कहा, जैसे किसी प्रेमी को देखते हो। मेडुसा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। न तो उसने इस बात को माना और न ही इनकार किया। शियाओ शियाओ ने और कुछ नहीं पूछा, बस अपनी माँ की बाहों में आराम से झुकी रही। उसकी छोटी टांगें आगे पीछे झूल रही थीं और वह अपने पिता द्वारा सिखाई गई लोरी गुनगुना रही थी। मेडुसा ने अपनी बेटी की बड़ी चमकदार आंखों में देखा और अचानक बहुत हल्की सी मुस्कान दी। मुस्कान इतनी हल्की थी कि लगभग अदृश्य थी, लेकिन वह थी जैसे बर्फ पर अचानक दरार पड़ गई हो और उसके नीचे से झरने का पानी चुपचाप बह रहा हो। उस रात याओ याओ शियाओ को लिनकिंगवान के बगल वाले हॉल में चांदी के मशरूम का सूप पिलाने ले गई। रास्ते में नन्ही बच्ची की चांदी की घंटियां लगातार बजती रहीं और वह याओ याओ को बताती रही कि उसकी माँ आज बहुत खुश है और उसने उसके पापा से भी कहा है कि वे आज रात उससे मिलने आए। याओ याओ ने उसे गले लगाया। उसके आड़ू के फूल जैसी आंखों में आधी मुस्कान और आधी संतुष्टि थी और उसने फुसफुसाते हुए कहा कि उसके पापा कई महीनों से इस खाने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए आज रात उन्हें अच्छा खाना खाना ही होगा। जैसे ही रात हुई, हुनफैंग ने पूर्वी आंगन का बांस का पर्दा खोला। पत्थर की मेज पर कुछ छोटे छोटे व्यंजन और गर्म सोल युआन वाइन का एक बर्तन रखा था। मेडुसा पत्थर की मेज के पास बैठी थी, चांदनी में उसकी सफेद पोशाक हल्की हल्की चमक रही थी। उसे अंदर आते देख वह उठी नहीं, बल्कि उसने वाइन का बर्तन उठाया, उसके लिए एक कप डाला और उसे उसके सामने रख दिया। बैठना। हुनफैंग उसके सामने बैठ गया। चांदनी घने काले पत्तों वाले ओसमंथस के पत्तों के बीच से छनकर हम दोनों के बीच आ रही थी।
रात की हवा बहुत हल्की थी, न तो उसके माथे पर बिखरे बालों को उड़ा पा रही थी और न ही मेज पर रखे सोल युआन वाइन के प्याले से उठती गर्म भाप को कम कर पा रही थी। आत्मालोक में 4 ऋतुएं नहीं होती, लेकिन आज रात हवा गर्म थी। अध्याय 32 रोजियामू जोड़ 1। जब हुनफेंग ने पूर्वी आंगन के बांस के पर्दे को खोला तो चांदनी संयोगवश गहरे पत्तों वाले ओसमंथस पेड़ों की छतरी में मौजूद दरारों से रिसकर पत्थर की मेज पर रखी छोटी प्लेटों और गर्म शराब के बर्तन पर पड़ गई। ये शराब एक पुरानी शराब थी जिसे हुनकियान ने आत्मालोक के तहखाने से निकाला था, जिसे याओ याओ ने हुनकियान से चुराकर पूर्वी आंगन में छोड़ दिया था। मेडुसा ने इसे आज खोला था। मेडुसा पत्थर की मेज के पास बैठी थी। बांस के पर्दे की सरसराहट सुनकर भी उसने ऊपर नहीं देखा, बल्कि सामने रखे प्याले में शराब भरने के लिए शराब का बर्तन उठा लिया। आज रात उसने एक बहुत ही साधारण हल्के बैंगनी रंग की जालीदार पोशाक पहनी थी। उसकी कमर पर बंधी सोने की चेन हटा दी गई थी और उसकी जगह केवल एक पतली चांदी की चेन ढीली ढली उसकी कमर को बांधे हुए थी। उसके लंबे बाल जूड़े में बंधे नहीं थे, बल्कि झरने की तरह उसके कंधों के किनारे से नीचे लहरा रहे थे। उसके बालों के सिरे अभी भी स्नान की नमी से सराबोर थे, जो चांदनी में नम चमक के साथ जगमगा रहे थे। हुनफेंग कुछ देर आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा, फिर चलकर उसके सामने बैठ गया। उसने मेज पर रखी शराब और व्यंजनों पर एक सरसरी नजर डाली और उसके होंठों के कोने पर आई मुस्कान को दबाना असंभव हो गया। मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानता हूं और यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें शराब तैयार करने की पहल करते देखा है। मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। मेडुसा ने शराब का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। उसकी बैंगनी आंखें एक पल के लिए उसके चेहरे पर टिक गईं। पूछो। हुनफेंग ने शराब का प्याला उठाया और एक घूंट लिया, फिर अपने हाथों को घुटनों पर रखकर ध्यान से सुनने की मुद्रा में आ गया। मेडुसा ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने अपनी निगाहें नीचे करके अपने प्याले में रखी शराब को देखा और कुछ क्षण बाद उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। उसकी निगाहें सीधे हुनफेंग की आंखों की गहराई में टिक गईं। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, फिर भी हर शब्द स्पष्ट था। क्या आप शियाओ शियाओ के बारे में गंभीर हैं? हुनफेंग ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। वह जानता था कि उसे अभी और भी बहुत कुछ कहना है। मेडुसा ने शराब का एक घूंट लिया, मानो किसी उमड़ती भावना को दबाने के लिए उस तरल का इस्तेमाल कर रही हो, और फिर सामान्य से बहुत धीमी गति से बोलते हुए बोली, शियाओ शियाओ तुम्हारी जैविक बेटी नहीं है। मैंने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि आप उस पर कितना प्यार लुटाते हैं, लेकिन मैं ये बात आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ, आप उसे क्या मानते हैं? भविष्य में अगर आपके अपने बच्चे हों तो क्या आप तब भी उसे अपने दिल में रखेंगे? वह मेरे साथ फ्लेम एलायंस में पली बड़ी और शियाओयान के कई वर्षों तक दूर रहने के कारण शियाओ शियाओ ने जो पहला शब्द बोलना सीखा वह पापा नहीं बल्कि माँ था। उसे किसी का लंबे समय तक इंतजार करने की आदत है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ भी उसके साथ ऐसा ही हो। हुनफेंग ने शराब का प्याला नीचे रख दिया। पत्थर की मेज पर शहद के केक की एक प्लेट रखी थी जिसे शियाओ शियाओ ने उस दोपहर खत्म नहीं किया था। छोटी लड़की के जाने से पहले उसने हवा से सूखने के डर से उसे एक कटोरे से ढक दिया था और उसके बगल में एक नोट था जो उसने टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, पापा के लिए छोड़ दिया। उसने नोट को मोड़कर अपनी आस्तीन में रख लिया। मेडुसा की ओर देखा। उसका लहजा सामान्य से कहीं अधिक गंभीर था। पहले 2 महीने मैंने उसे आत्मालोक में घुमाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम देखो, मैं शियाओयान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को पीछे छोड़कर उसकी उपेक्षा नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जब तुम उसके साथ नहीं भी होती थी तब भी मैं उसे मौज मस्ती के लिए हर जगह ले जाता था। उस दिन जब हम उत्तरी घास के मैदान में फूल तोड़ रहे थे तब उसने पहली बार मुझे डैडी कहकर पुकारा था। वह मेरे कंधों पर बैठी थी और मैंने उससे पूछा कि क्या वह चाहती है कि मैं उसका पिता बनूं, और उसने बिना सोचे समझे ही हाँ कह दी। उस क्षण से मैंने इसे स्वीकार कर लिया। वह मेरी जैविक संतान नहीं है, लेकिन वह मेरी बेटी है। इसका वंश से कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में अगर मेरे और बच्चे भी हों तो भी वह हमेशा सबसे बड़ी रहेगी। मेडुसा ने अपनी निगाहें नहीं हटाईं। उसने अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा। उसने कोई शपथ नहीं ली, वह बस उसके सामने बैठ गया और इतनी शांत स्वर में बोला मानो वह युद्ध रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा हो, और ऐसे शब्द कहे जो शाश्वत प्रेम की किसी भी प्रतिज्ञा से कहीं अधिक गंभीर थे। उसे अचानक याद आया कि याओ याओ ने दिन में पूर्वी आंगन में उससे क्या कहा था, युवा स्वामी कभी किसी को अपनी बात नहीं समझाते। तो ऐसे क्षण भी थे जब उन्हें परवाह थी। तो फिर मेरा क्या? मेडुसा ने शराब का प्याला उठाया और उसे एक ही घूंट में पी गई। प्याले का निचला हिस्सा पत्थर की मेज पर एक धीमी सी आवाज के साथ गिरा। उसकी बैंगनी आंखें उसे भेदती हुई बोली, क्या तुम मेरे प्रति सच्चे हो, या इसलिए कि मैं 9 रंगों वाली आकाश को निगलने वाली अजगर हूँ, क्योंकि मैं नाग जनजाति की रानी हूँ, क्योंकि मैं शियाओयान की स्त्री हूँ और इसलिए तुम्हें मुझे हर कीमत पर पाना ही है?